तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 गणित चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर के सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे यानी कि इंट्रोडक्शन पर आज हम बात करने वाले हैं। जो भी इसके की पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीधा सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो सभी प्रश्न आज के सेशन में हम लोग देखने वाले और हम डेली बाय डेली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ। और पहला टॉपिक है हमारा संबंध एवं फलन। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले हमको क्या सीखना है वो भी पता होना चाहिए और किन चीज़ों को स्किप करना है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है ना। हालांकि आपको पढ़ना तो सभी है, लेकिन इतने कम समय में क्या पढ़ के आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले हम समझने वाले हैं संबंध के प्रकार। ठीक है, संबंध के प्रकार समझने से पहले आपको क्या संबंध के बारे में पता है कि संबंध क्या होता है? फटाक से आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम समझते हैं कि संबंध के प्रकार होते कौन कौन से और कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ पर रिक्त संबंध क्या होता है ना। रिक्त संबंध की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ एक इक्वेशन दी गई, क्या आप उसे ध्यान से देख पा रहे हैं? R = 5 और वो भी सबसेट है A क्रॉस A का। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपने 11th क्लास में सबसेट के बारे में पढ़ा होगा, रिलेशन के बारे में भी पढ़ा ही होगा। तो वही चीज़ें बस आपको बतानी है। पहला ही चैप्टर उसमें था और यहाँ पर भी पहला ही चैप्टर है। R का मतलब है रिलेशन। रिलेशन का मतलब समझते हैं यानी कि संबंध। ठीक है, और A का मतलब क्या है? A का मतलब है ये कोई फंक्शन है। A का मतलब क्या है? कोई फंक्शन है यानी कि फलन है। ठीक है, फलन जैसे यहाँ पर A = क्या दिया रहता है ब्रैकेट के अंदर 1 2 3। ठीक है, अभी समझ में आया। A क्या है? एक फलन है यानी कि फंक्शन है और R यहाँ पर रिलेशन है यानी कि एक संबंध है। इतनी बात क्लियर है। और सबसेट क्या होता है? उप समुच्चय। जब भी आपको रिलेशन निकालना हो, जब भी, तो यहाँ पर जो भी आपके साथ जो भी सेट दिया गया हो, जो भी फंक्शन दिया गया हो, उसका क्या करना है? A क्रॉस A निकाल लेना है। ठीक है, अगर A दिया गया है तो A क्रॉस A, B दिया गया है तो B क्रॉस A, C दिया गया है तो C क्रॉस A। ठीक है, C क्रॉस C मतलब उसी के साथ मल्टीप्लाई। जैसे आप स्क्वायर निकालते हैं ना, ठीक उसी पैटर्न पर। तो रिलेशन निकालने के लिए जो भी जैसे दिया गया, A दिया गया तो A क्रॉस A, B दिया गया तो B क्रॉस B, C दिया गया तो C क्रॉस C। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो वहाँ से आप रिलेशन यानी कि संबंध निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको इन टर्म्स का मतलब भी समझ में आया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है या फिर सार्वत्रिक संबंध होता क्या है। जब भी इसकी बात होगी तो आपको जो भी फंक्शन दिया गया है उसका स्वयं के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना होता है। जैसे यहाँ पर A = कुछ दिया गया है 1 और 2 दिया गया है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है कि सार्वत्रिक है कि यूनिवर्सल रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन को R से डिनोट करते हैं तो उसके लिए क्या करना है? A क्रॉस A निकालना है। अब A क्रॉस A का मतलब क्या है? जो फंक्शन दिया गया जैसे 1 2 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 1 2 इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है ना। अब क्या करेंगे? जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका यहाँ पे सीखिए। पहले 1 से 1 के साथ और 1 की 2 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करानी है। क्लियर है कि नहीं? तो 1 के साथ तो 1 1 एक ब्रैकेट में, फिर 2 के साथ होगी तो 1 2 दूसरे ब्रैकेट में। अब सेम पैटर्न पे देखो, 2 के पहले 1 के साथ और फिर 2 के साथ, तो यहाँ पे आएगा 2 1 आएगा और उसके बाद 2 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराने का तरीका समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो 1 दिया गया था इसकी मल्टीप्लाई 1 और 2 के साथ करें तो 1 1 मिलेगा पहला, तो फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 2, और जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 मिलेगा और 2 2। ठीक है, ये होता है मल्टीप्लाई कराने का तरीका। तो ये जो R मिला ये आपका रिलेशन हो गया और यही आपका सार्वत्रिक यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन भी हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और उसमें समझेंगे कि स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है और संक्रामक क्या होता है। जब आप ये तीनों चीज़ें समझ लेते हैं एंड देन आप उसको बोल सकते हैं कि वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है यानी कि तुल्यता संबंध होता है। और यहाँ से 5 नंबर या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं, डेफिनेटली पूछा जाएगा इस बार भी। तो सबसे पहले स्वतुल्य के कॉन्सेप्ट समझते हैं कि स्वतुल्य बेसिकली होता क्या है।
स्वतुल्य की यहाँ पर बात कर लें तो इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जो ए है वो एलिमेंट है और बिलोंग्स टू ए, यानी कि फंक्शन ए से वो रिलेट करता है, और ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं क्या बोलते हैं? ये जो ई के तरीके से बना है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू, ठीक है। और यहाँ पे जो कैपिटल ए जो है वो आपका क्या है? फंक्शन है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। वो क्या है? फंक्शन है। क्या इतनी बात क्लियर है? और आर क्या है यहाँ पे? अभी मैंने बताया था क्या है? रिलेशन। जी गुड, ठीक है। आप इसका मतलब बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो आर का मतलब हो गया रिलेशन, यानी कि संबंध। इतनी बात क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि इसको हम स्वतुल्य कब बोलेंगे। जैसे आपके पास कोई फंक्शन ए दिया गया है, ठीक है। ए दिया गया है 1, 2, 3, ठीक है। और इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको बताया था, गुड, ए क्रॉस ए करके जो भी फंक्शन दिया गया है उसी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, जैसा कि हम स्क्वायर में निकालते हैं। क्लियर है ना? अगर आपने इतना जवाब दे दिया, ठीक है। अब इसको स्वतुल्य कब बोलेंगे? जैसे आपने ए क्रॉस ए निकाला, रिलेशन कुछ निकाला, तो उसमें ब्रैकेट में आपको कुछ इस तरीके से एलिमेंट मिले, ठीक है। आर इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1, 1 मिले, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ भी मिलता है, लेकिन हम लिख लेते हैं 2, 2, ठीक है। और 3, 3। इसके अलावा भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है, इसलिए मैंने डैश डैश कर दिया। तो जब भी स्वतुल्य की बात होगी तो स्वतुल्य में यहाँ पर क्या लिखा था कि ए बिलोंग्स टू आर, ये लिखा था कि नहीं? यानी कि ए का मतलब समझ लें कि स्वयं के साथ रिलेशन। जैसे यहाँ पर जितने भी एलिमेंट दिए जाएंगे फंक्शन ए में, ठीक है, जैसे 1, 2, 3 दिया गया तो इनका स्वयं के साथ रिलेशन। जैसे 1 का देखेंगे तो 1, 1 हो गया कि नहीं? स्वतुल्य मतलब स्व मतलब स्वयं, तुल्य मतलब तुलना करने पर, तो स्वयं तुलना करने पर स्वयं जैसा ही प्राप्त हो। तो 1 का 1, 2 का देखो 2, 2, 3 का 3, 3। अगर इस तरीके का रिलेशन है, इसमें फंक्शन ए में जितने एलिमेंट होते हैं उनका स्वयं के साथ कुछ इस तरीके का अगर रिलेशन होता है, तब हम उसको स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं। क्लियर है ना? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब हम लोग समझने वाले हैं कि सममित यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है A1 A2 बिलोंग्स टू ए, या फिर A1 A2 बिलोंग्स टू आर और A2 A1 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आपका भाई है ना आपको समझाने के लिए। जैसे आपके पास वही कोई फंक्शन ए दिया गया है, ठीक है, कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और उसका रिलेशन भी कुछ निकल के आता है। लेकिन अगर उस रिलेशन के अंदर कुछ इस तरीके से, चलिए पूरा एग्जांपल लिख ही लेते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू यहाँ पे दे दिया गया है 1, 2, 3, ठीक है। अब आर कैसे निकालेंगे? यानी कि रिलेशन ए क्रॉस ए करके ही तो निकालते थे, ठीक है ना। अब इसको निकालने पर मान लेंगे, ठीक है, मान लेंगे आपको रिलेशन कुछ मिलेगा इस तरीके से 1, 2, ठीक है, 2, 1 इस तरीके से, या फिर इसमें 3, 3 भी दिया रहेगा। तो कुछ भी हो सकते हैं इस तरीके के एलिमेंट, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करना, ठीक है। आप हर बार ए क्रॉस ए निकालेंगे जब भी आपको स्वतुल्य दिखाना हो, सममित दिखाना हो, या फिर संक्रामक दिखाना हो। ए क्रॉस ए सब में दिखाना है इस तरीके से, ठीक है ना। इतनी बात आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। जब भी कोई फंक्शन दिया गया हो तुरंत क्या करना है? उसका रिलेशन निकालना है ए क्रॉस ए करके, जो भी फंक्शन दिया गया है, ठीक है, स्वयं के साथ मल्टीप्लाई करके। उसके बाद अब हम सममित की बात करें। स्वतुल्य के लिए तो सेम ही एलिमेंट होना चाहिए। जैसे 1 है तो 1, 1, 2 है तो 2, 2, 3 है तो 3, 3, उनका स्वयं के साथ होना चाहिए। साथ साथ अदर भी एलिमेंट दिए गए, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं। जितने इसके अंदर एलिमेंट होते हैं अगर उनका स्वयं के साथ है तो स्वतुल्य है, ठीक है। अब सममित की बात करें तो जैसे 1, 2, 3 दिया गया, इसका ए क्रॉस ए निकालेंगे। अगर उसमें कुछ इस तरीके, जैसे 1, 2, 1 को मान लेते हैं A1 और इसको मान लेते हैं A2, ठीक है। अभी क्या हो गया? A1 है, यहाँ पे A2 हो गया, यानी कि 2 क्या हो गया? अब A1 बन गया, और 1 क्या बन गया? A2 बन गया। तो देखो A1 A2 और उसके बाद A2 A1 हुआ कि नहीं? यानी कि जैसे अगर 1, 2 दिया गया तो इसका 2, 1 होना ही चाहिए, तभी वह क्या होगा? सममित होगा, ठीक है। अभी समझ में आए? अगर 1, 2 है तो 2, 1 यानी कि उसका ठीक अपोजिट उसी में होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तब आप बोल सकते हैं वह सममित है। क्लियर है कि नहीं? जैसे यहाँ पर कोई रिलेशन दिया गया, इसमें 3, 2 दिया गया है, ठीक है, तो इसके ठीक आगे अपोजिट क्या होना चाहिए? 2, 3। यस, बिल्कुल सही जवाब। तो 2, 3 अगर दिया गया है तब तो ये क्या होगा? सममित होगा। और अगर इसे 3, 2 दिया गया, आगे दिया नहीं गया है 2, 3, तब वो सममित नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं?
आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। स्वातुल्य और सम्मित की कंडीशन समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि संक्रामक क्या होता है। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ये क्या लिखा है इस पर फोकस नहीं करेंगे, जो मैं समझाने जा रहा हूँ पहले आप उसको देखिए। उसी पैटर्न पे मान लीजिए ए आपके पास कुछ दिया गया है 1, 2, 3 कुछ भी दिया गया है। आर कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस ए करके। बहुत अच्छे, यहाँ तक तो कहानी आपको समझ में आ गई। अब वही आर मान लेते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है कुछ इस तरीके से 1, 2, उसके बाद मिला 2, 3 और उसके बाद मिला 1, 3। ठीक है ना। ये अगर आप समझ गए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, देन आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यानी कि यहाँ पर समझना संक्रामक होगा कब, जैसे 1, 2 देखना है। ठीक है, देखो स्वातुल्य में तो वही देखना है कि स्वयं के साथ। सम्मित में अगर 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए। लेकिन संक्रामक थोड़ा सा अलग होता है। थोड़ा सा अलग क्या, जैसे 1, 2 लिखा है ना, जहाँ पे समाप्त हो वहीं से शुरू होगा। 2 से समाप्त हुआ था तो आगे 2 से ही शुरू होगा, 2, 3। अब लास्ट में यहाँ का पहला एलिमेंट, सबसे पहले का पहला एलिमेंट और सेकेंड वाले का सेकेंड एलिमेंट, पहले वाले का पहला एलिमेंट सेकेंड वाले का सेकेंड एलिमेंट, उनका एक रिलेशन होना चाहिए 1, 3। अगर ऐसा है तब तो वो संक्रामक है। क्या इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? चलिए इसी को फिर से समझते हैं। जैसे यहाँ पे 1, 2 दिया गया, अब 2 पे समाप्त हुआ तो यहाँ पे 2 से ही शुरू होना चाहिए, यानी कि 2, 3। कोई जरूरी नहीं आगे 3 ही आए, कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन जैसे यहाँ पे समाप्त हो रहा है वहीं से शुरू होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पर पहला एलिमेंट जो होगा और सेकेंड का सेकेंड एलिमेंट होगा, उनका कॉम्बिनेशन होगा। तो यानी कि 1, 3। अगर इस तरीके का एलिमेंट कुछ दिया जाता है तब वो क्या होता है, तब वो संक्रामक होता है। ठीक है, अब सेकेंड एलिमेंट मैं आपको दे रहा हूँ और आपको बताना है क्या वो संक्रामक है कि नहीं। 3, 5, 6 और 3, 6। अब बताना है क्या ये संक्रामक है। देखो 3, 5 था, 5 पे समाप्त हुआ तो 5 से 5, 6। अब जो बचा इसका पहला एलिमेंट यानी कि 3 है और इसका सेकेंड एलिमेंट यानी कि 6। 3, 6 है कि नहीं, तो ये भी क्या है, संक्रामक है। क्लियर हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर आपने क्या क्या सीखा, यहाँ पर आपने स्वातुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सम्मित यानी कि सिमेट्रिक, संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव, इन तीनों के बारे में सीखा। और जब ये तीनों संबंध किसी एक ही फंक्शन में होते हैं तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध, क्या बोलते हैं उसको, हम तुल्यता संबंध बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं, बताइए। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर जैसा कि मेंशन किया गया है उसे क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसे कहते हैं तो आपको जवाब क्या देना है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों तरीके के संबंध आते हैं। क्लियर हुआ। यहाँ से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अब हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जिस बेस पर आपको एक आइडिया लग जाए कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, VIP अभी आप कर लीजिए। ठीक है, इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन की क्लास लेके आता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है और उससे भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, समझने का प्रयास करना। अच्छा क्वेश्चन है, जो मैंने पढ़ाया है अभी तक उसी के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ठीक है ना। पहला है, मान लीजिए कि टी समतल में स्थित किसी समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय क्या है, समुच्चय। ओके, समुच्चय टी में R = T1 T2। ठीक है, ये क्या है, सर्वांग सम है। सर्वांग सम, सर्व अंग समान, यानी कि सभी अंग क्या है, समान है। सिद्ध करना है R एक तुल्यता संबंध है। तो मान लेते हैं ये आपका रहा त्रिभुज T1। ठीक है, ये क्या रहा, त्रिभुज T1 और ये दूसरा त्रिभुज रहा हमारा T2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कहानी। अच्छा जी, अब बोला है कि आपको दिखाना है कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं। और तुल्यता संबंध के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए। उसके बाद सेकंड यानी कि सिमेट्रिक यानी कि सम्मित होना चाहिए। और तीसरा क्या, संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों हैं देन आप बोलते थे कि वो रिलेशन कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध। क्लियर है। उसके इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध होने के लिए स्वातुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। अगर ये तीनों होते हैं देन आप बोलते हैं उसको कि वो आपका तुल्यता संबंध होता है। अब कहानी को समझते हैं। इसने बोला है T1 T2 क्या है, सर्वांग सम है। जैसे आप जैसे क्या बोलते हैं, आपकी लंबाई जैसे 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लेते हैं आपकी लंबाई कितनी है, आपकी लंबाई, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, आप 30 सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे। मान लेते हैं आपकी लंबाई, ठीक है, यस की लंबाई कितनी है, 150 सेंटीमीटर। ठीक है,
यश की लंबाई, आपका नाम यश है और यश की लंबाई है 150 सेंटीमीटर। मैं आपका नाम ना लेकर मैंने कहा कि आपकी लंबाई कितनी है, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले बोला यश जो आपका नाम है, यश की लंबाई है 150 सेंटीमीटर। सेकंड में बोला मैंने आपकी लंबाई 150 सेंटीमीटर है। क्या दोनों में बातों का मतलब चेंज हुआ? मतलब चेंज नहीं हुआ, सिर्फ बातें बदली, बल्कि आपकी लंबाई 150 सेंटीमीटर अब भी है और पहले भी थी। यानी कि कोई चीज़ अगर दूसरे के सर्वांगसम है, जैसे ये T1 है, ठीक है, और ये T2 है, ठीक है ना, इनके दोनों अंग क्या है, समान है, तो ये बोल सकते हैं ना कि वो स्वयं के भी समान होगा। ठीक है ना, बोल सकते हैं ना। तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन ही होती है T1 और T2 अगर क्या है, सर्वांगसम है, तो ये भी तो बोल सकते हैं T1 सर्वांगसम है T1 के, और कंडीशन ही यही चाहिए होती है हमको स्वतुल्य के लिए कि स्वयं के इक्वल होना चाहिए। तो T1 सर्वांगसम T1, तो यानी कि स्वतुल्य हो गया। सेकंड में क्या दिखाना है, इसने बोल रखा है कि T1 क्या है, सर्वांगसम है T2 के, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं सिमेट्री के लिए क्या T2 क्या है, सर्वांगसम है T1 के लिए, है कि नहीं। देखो जब भाई ये T1 दिया गया है, आप ध्यान से समझिएगा, ये T1 क्या है, T2 के सर्वांगसम है, तो ये भी तो बोल सकते हैं T2 T1 के सर्वांगसम है। दोनों बातों का क्या मतलब चेंज होगा, नहीं होगा, तो ये सम्मित भी हो जाएगा। और तीसरा एलिमेंट हम मान लेते हैं यहाँ कहीं पे हुआ, जैसे ये त्रिभुज हमने माना था, देखना भी ध्यान से, ये मान लेते हैं T1 है, ठीक है, और ये हमने उससे बड़ा थोड़ा T2 बनाया जो कि इसके क्या है, सर्वांगसम। अब हम मान लेंगे एक T3 त्रिभुज होगा जो इन दोनों के क्या होगा, सर्वांगसम होगा। और सर्वांगसम इसलिए माना हमने इसको क्योंकि देखो संक्रामक के लिए क्या चाहिए, T1 T2 की सर्वांगसम है, T2 T3 के सर्वांगसम होगा। तब हम इनडायरेक्टली ये भी तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि T1 और T3 ये भी तो सर्वांगसम है, बोल सकते हैं ना। और जब इस तरीके का केस बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, संक्रामक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार जो मैंने अभी बेसिक बताया थोड़ा सा 5 मिनट पहले, तो वो क्लास फिर से देखने ला। ठीक है, हालांकि इसी में बताया तो पीछे वीडियो पॉज करके फिर से देखना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल दिया गया है, मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा L1 और L2 L1 L2 पर क्या है, लंब है। ओके, समुच्चय L में परिभाषित कीजिए कि ये एक संबंध कैसा है, तुल्यता संबंध। नहीं, इसके साथ आपको सिद्ध करना है कि ये ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक है, सिर्फ आपको ये दिखाना है कि ये एक सम्मित संबंध है। इसका पहले आप अगर ग्राफ खींचना चाहें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, L2 जो है ये इस पे L1 लंब है और L3 ये मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि ये एक स्वतुल्य, तो स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, लेकिन क्या है, ये सम्मित है। तो ग्राफ ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से मैंने भी बनाया था अभी। ठीक है, तो अब हमको दिखाना है कि ये देखो कोई चीज़ स्वयं के लंब हो सकती है क्या, जैसे आप ये खड़े हैं तो क्या आप अपने ऊपर खड़े हो सकते हैं या फिर आप अपने हॉरिजेंटल खड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, पॉसिबल ही नहीं। तो जैसे आपने बताया, जैसे कि ये L1 लंब है किस पे, L2 पे, और ये L2 हो गई और ये L3 हो गई। तो पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा, स्वतुल्य के लिए बनेगा कि भाई L1 जो है वो स्वयं पर ही लंब हो, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई क्या स्वयं के ऊपर खड़ा हो सकता है, वो भी हॉरिजेंटल नहीं हो सकता ना, या हॉरिजेंटल खड़ा है, क्या वर्टिकल अपने ऊपर खड़ा हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। इसने बोला है कि L1 लंब है L2 पर, तो ये भी तो हम बोल सकते हैं L2 लंब है L1 पर। ये दोनों बातें तो सेम ही है भाई, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो L2 L1 तो हो जाएगा, तो ये सम्मित तो हो जाएगा। अब बात करते हैं संक्रामक की, तो L1 L2 पर लंब है, L2 क्या है, L3 पर लंब है, लेकिन क्या L3 L1 पर लंब है, वो तो उसके पैरेलल। ठीक है, और इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, जबकि परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री चाहिए, तो दोनों इक्वल है ही नहीं, तो ये क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा, है ना, स्वतुल्य भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सम्मित होगा। तो ये क्या हो गया, तुल्यता संबंध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्वतुल्य और संक्रामक ये सिद्ध करना था कि ये नहीं है, और सम्मित तो ऑलरेडी इसने बोला था, तो वही चीज़ हमको बस दिखानी थी। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल क्या दिया गया, एक समुच्चय यानी कि सेट दिया गया 1, 2, 3। ठीक है, इनसे रिलेशन बनाया गया है। रिलेशन कैसे बनाया जाता है मैंने कई बार बताया, A क्रॉस A जो भी फंक्शन दिया जाता है उसका उसी के साथ मल्टीप्लाई करके हमको रिलेशन मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखाना है ये स्वतुल्य तो है परंतु सम्मित और संक्रामक नहीं है। तो स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है, स्वयं के साथ रिलेशन, जितने भी एलिमेंट दिए गए उनका स्वयं के साथ रिलेशन, जैसे 1 है तो 1, 1, 2 है तो 2, 2 और 3 है तो 3, 3 है तो वो तो स्वतुल्य हो जाएगा। तो देखो 1, 1 भी है,
2, 2 भी है और 3, 3 भी है, यानी कि स्वातुल्य तो हो गया। अब सममित के लिए देखना है, सममित के लिए जैसे 1, 2 होता था तो इसके लिए इसका अपोजिट 2, 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सममित है और अगर नहीं है तो वो सममित नहीं है। देखो जैसे 1, 2 दिया गया है लेकिन यहाँ पर 2, 3 दिया गया है, ना कि 2, 1। 1, 2 का 2, 1 होना चाहिए और ऐसा है नहीं तो ये सममित भी नहीं होगा। संक्रामक के लिए देख लेते हैं। देखो 1, 2 है तो उसके बाद क्या होता था, जहाँ से समाप्त वहीं से शुरू, तो 2, 3 है, बट इसके आगे 1, 3 होना चाहिए लेकिन वो नहीं है तो ये क्या होगा, संक्रामक भी नहीं होगा। और अगर ये तीनों होते तब हम उसको क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 5वां क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है सिद्ध कीजिए पूर्णांकों का समुच्चय जेड में r = a, b दिया गया है। संख्या 2 जो है वो a - b को क्या करती है, विभाजित करती है। अब आपको दिखाना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए आपको सबसे पहले दिखाना होता है कि वह स्वातुल्य है। ठीक है, उसके बाद दिखाना होता है कि वह सममित है एंड देन आपको संक्रामक दिखाना होता है। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होती हैं एंड देन आप बोलते हैं कि वह रिलेशन कैसा है, तुल्यता संबंध, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, a = a रखेंगे, यानी कि a - a करेंगे तो 0 आ जाएगा और 0 क्या करेगा, 2 से इसको डिवाइड कर देगा, यानी कि ये तो स्वतुल्य हो गया। 0 क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है। अब a, b, जैसे a, b होता था तो उसका रिलेशन अगर b, a है तब तो वो क्या होता था, सममित होता था। अब आप ही देखो अगर a - b 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर b, a होना चाहिए, तो उसके लिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो b - a हो जाएगा कि नहीं, और ये भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। अब कहने का मतलब ये है जैसे हम 2 क्या कर रहे थे, मान लेते हैं जैसे हमने कर रहे थे 4 - 2 = /2, तो ये a हो गया, ये b हो गया। अभी क्या करेंगे, 2 को पहले लिखेंगे, 4 को बाद में, क्या ये 2 से डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे तो 2 आएगा प्लस का, जबकि यहाँ पर आएगा माइनस का 2। नेगेटिव से हमें नहीं मतलब है, मतलब ये है कि ये डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो ये सममित के केस में भी डिवाइड कर जाएगा। ठीक है ना, तो ये स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया। और ठीक इसी पैटर्न पे जैसे a, b क्या कर रहा है, 2 को डिवाइड कर रहा है, तो b, c भी 2 को डिवाइड करेगा, और अगर ऐसा है तो a, c भी इसको डिवाइड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक भी हो जाएगा। और ऐसे केस में ये क्या बन जाएगा, ये एक तुल्यता संबंध बन जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन थे, अब उसकी बात कर लेते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी 90+ है। ठीक है, कितनी है, 90+। ठीक है, पूछने की। उसके बाद कौन क्वेश्चन था, ठीक है, ये लंबवत वाला जिसमें पूछा गया था ये। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 90+ चांसेस है कि ये पूछा जाए। ठीक है, किसी ना किसी सेट में पूछा जा सकता है। उसके बाद बस ये 2 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सर्वांगसम वाला एक क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी नोट कर लो, VIP कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन। और उसके बाद देख लेते हैं, और यहाँ तक तो बेसिक चीज़ें आपको मैंने बता ही दी हैं। और कल शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 1 से 2 क्लास में इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो 2 से 3 क्लासेस में ये चैप्टर पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। और आने वाले नवंबर तक हम पूरा चैप्टर जो भी सिलेबस है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी करेंगे। और साथ ही साथ जैसे जैसे हमारा बोर्ड एग्जाम आएगा वैसे वैसे हम आपको सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करेंगे। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।